अभी तक हम लोग है ना, जब स्टार्ट किए थे दिसंबर 2015, जून 2015, इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। कल हमने जून 2016 वाला पेपर, इसके सारे क्वेश्चन हो गए थे, मतलब सारे इन द सेंस पार्ट बी के, है ना, यूनिट 4 वाला सारे क्वेश्चन हो गए थे, ये कहने का मतलब है ना। इसमें क्वेश्चन 49 से क्वेश्चन 60 तक सारे, मतलब आप लोग सारे पिछले 15-20 साल के पेपर उठाओ, एक एक क्वेश्चन का खुद से सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करो जितना हो सकता है। सब तो नहीं लिख पाओगे, है ना, सब तो मुझे भी नहीं आता, बट ट्राई करेंगे, ये चीज़ है। लेकिन जितना हो सकता है उतना कोशिश कर सकते हो आप, ये है। बट आप कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं से सीख लोगे, ये है। देखते हैं। ये अभी हम लोग दिसंबर 2016 वाला पेपर डिस्कस करते हैं, यही डिस्कस करेंगे पार्ट बी। इसमें भी हम लोग पार्ट बी ही डिस्कस कर रहे थे ना, अभी पार्ट बी ही किया था, यूनिट 4 कर रहे थे, सब में यही कर रहे हैं अभी हम, सिलेबस के हिसाब से ना। PYQ और सिलेबस आप देखोगे समझ आ जाएगा कि पार्ट बी पेपर में समझ आएगा आपको क्या है, और यूनिट 4 सिलेबस के हिसाब से। फिर पार्ट सी पे भी आएंगे ना, 1 बाय 1 ही होगा, एक साथ तो सब नहीं होगा, एक एक करके ना 1 बाय 1 होगा। ठीक है, तो इसमें वही अभी डिस्कस करेंगे, पार्ट बी यूनिट 4 का जो सिलेबस है। देखते हैं क्वेश्चन 49 से कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन 49 से ही किया था शायद, 56-57 तक जो भी हुआ था, 56-55 तक जो भी हुआ था, है ना, वो किए थे हमने। ठीक, देखिए पेपर ग्रुप में भेज दिया हमने, स्टार्ट करते हैं। अभी ये वाला पेपर है ना, भेजा मैं दिसंबर 2016 वाला ए का। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 49 से स्टार्ट होगा। देखिए, 40 ना, यूनिट 4 लिखा हुआ है इसमें, पार्ट बी यूनिट 4 PYQ में। सो पहला क्वेश्चन जो है पढ़िए, हम पूरा लिखेंगे नहीं। ये कह रहा है कि देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स 1 कंटेन, 2 बॉक्स है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। बॉक्स 1 में आपके पास टोटल कितने हैं, 2 रेड 4 ग्रीन, 2 रेड 4 ग्रीन, एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 4 रेड 2 ग्रीन, 4 रेड 2 ग्रीन। अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एंड द बॉल इज चूजन एट रैंडमली फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स। पहले एक बॉक्स चूज करो, उसमें से एक बॉल चूज करोगे। पूछ रहा है आपसे कि इफ द बॉल टर्न्स आउट टू बी रेड, गिवन है ना, इवेंट ए है, सेलेक्टेड बॉल इज रेड। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 हैज बीन सेलेक्टेड। तो E1 था कि बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। तो ये बेसिक क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी का क्लास 12th का बुक खोल के, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका एक्सटेंशन हो गया बेस थ्योरम, है ना, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। सो तो ये इजीली आप लोग आंसर निकाल लेंगे, बताइए क्या आएगा, तो आसान है, मुझे सॉल्व करने की लगता नहीं ज़रूरत है इसमें, है ना। तो आपसे पूछा गया है इसमें कि क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 सेलेक्ट किया गया था अगर सेलेक्टेड बॉल रेड था, है ना। तो ये सब लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये बेस थ्योरम सिंपल है, देख लीजिए। तो यहाँ इसका सिंपल है ना फॉर्मूला, अगर आप ऐसे लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
यही है जी, इसको पुट कर लीजिए। तो इसको पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे उन्होंने बताया 1/3 है। ठीक है, ये पुट कर लेंगे ना, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो आई थिंक मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप लोग बता रहे हैं 1/3 है, तो ओके, मतलब बी ऑप्शन जो है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एज इट इज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो 50 नंबर है, 50 कह रहा है कि फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑलवेज होल्ड, है ना। सो बोल रहा है कि ऑलवेज होल्ड, ये पूछ रहा है कि कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा, है ना, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, है ना, यहाँ पे है टू इवेंट्स ए एंड बी, इसके लिए देख लीजिए। सो जस्ट ट्राई कीजिए, भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है, इवेंट है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी का ही है ये, कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे अगर मैं लिखूं, जब तक आप लोग खुद ट्राई करो, आसान है ये भी। प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी का, ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी स्क्वायर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू 1/3। बी ऑप्शन है, यही चीज़ है, बस डिफरेंस कहाँ है, सब कुछ बस 1/3 हो गया है, सेम ही है, बस एग्जैक्टली इक्वल कर दिया है, तो ऑप्शन तो सेम ही है, जस्ट यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल कर दिया है। ठीक है, सो ये हो गया एग्जैक्टली इक्वल। अच्छा, सब में लेफ्ट साइड तो सेम ही है, बस राइट साइड बदल रहा है ना, ये तो कॉमन ही है, बस राइट साइड बदल रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड सब में कॉमन ही है, बस यहाँ सी में बोल रखा है कि ये 1 आएगा, डी में बोल रखा है 1/3 से कम आएगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो उससे काम नहीं हो जाएगा। ए बी कोई टू इवेंट है ना, बी आ गया। सो मतलब हमें क्या करना है, एक ही ऑप्शन तो करेक्ट होगा। सो मैं कोई भी एग्जाम्पल ए बी अपनी मर्जी से बना लूँ कोई भी, अब उसके लिए काम कर लो, नहीं हो जाएगा। इसने कहा फॉर एनी टू इवेंट ना, कोई रेस्ट्रिक्शन तो लगाया नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है ना, फॉर एनी टू इवेंट ए बी, एनी टू इवेंट। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं ए को अगर मान लूँ एम्प्टी सेट, चलो बी को भी मैं एम्प्टी ही मान लेता हूँ, दोनों को एम्प्टी सेट ले लिया। अब करके देखो जरा क्या आएगा। तो ऑप्शन डिस्कार्ड करने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ए बी सी डी ऑप्शन चेक कर लो, तो इसके अकॉर्डिंग ए क्या है। अच्छा, ये तो हमें सारे ऑप्शन तो सेम ही है, बस हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जरा करके देखो क्या आता है ना। ये एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए। सो चलो ये भी इम्प्लीमेंट, तो यहाँ हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस चेक करो जी, उससे क्या आएगा, एनी टू बोल रखा ना, फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी। हम्म, ए इंटरसेक्शन बी, तो फाइव तो जीरो ही हो जाएगा ना, और ए इंटरसेक्शन बी जीरो, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या, ए कॉम्प्लीमेंट सैम्पल स्पेस, 1 आ गया जी। चेक करो, लेफ्ट साइड कॉमन है ना सब में, तो कोई और एग्जांपल, 1 आ गया इससे तो। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता, फॉर एग्जांपल ए को भी ओमेगा ले ले और बी को भी ओमेगा ले ले, इससे देखते हैं क्या आता है। तो अगर ये रखेंगे ओमेगा इंटरसेक्शन ओमेगा, ये भी जीरो होगा पहला, स्क्वायर कर रहे हैं ना, और ये 1 होगा, फिर अगला एम्प्टी जीरो, तब भी 1 आएगा। कुछ और लेके देखो, तो देखो
हाँ यस यस, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल। चलो तो कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट्स कंसीडर सम एग्जाम्पल ऑफ ए सैम्पल स्पेस मेरा है। लेट्स टेक सैम्पल स्पेस इज हेड कॉमा टेल, एंड ए आई टेक सेट कंटेनिंग हेड, एंड बी आई टेक सेट कंटेनिंग टेल। इससे लेके देखते हैं क्या आंसर आता है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो कॉमन ही है सब में, तो करके देखते हैं। ये लीजिए, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट तो ए ही है, तो ए आ जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, सो ये 1/4 आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये हाफ का स्क्वायर 1/4, तो उस केस में कितना आया जी, 2/4, मतलब 1/2 आ गया, है ना। तो यहाँ से 1/2 आया, चेक कीजिए, यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 1/2 आ। देखो एग्जाम्पल ट्रू नहीं बताएगा, एग्जाम्पल फॉल्स की गारंटी देगा, ध्यान रखना। सो एग्जाम्पल विल डिस्कार्ड द ऑप्शन। करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को ट्रू कहने के लिए कम है, मतलब करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को ट्रू कहने के लिए कम है, एक एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को फॉल्स कहने के लिए इनफ है। काउंटर एग्जाम्पल उसको बोलते हैं ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 1 आ गया था, तो इसका मतलब ये कह रहा है मोर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। 1/3 आएगा नहीं, एक एग्जाम्पल ऐसा मिला जहाँ 1/3 नहीं आया, तो आउट हो गया। ये कह रहा है 1 आएगा, तो कुछ में आ रहा है यहाँ 1 नहीं आया, तो 1 नहीं आया, तो ये भी आउट हो गया। आउट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 1 तो नहीं आया। देख लो ठीक से, कैलकुलेशन मैंने सही किया ना, चेक कर लेना। सो ठीक है, अब यहाँ कह रहा 1/3 से कम आएगा, ये 1/3 से कम तो नहीं आया, तो ये भी आउट हो गया। तो इस एग्जाम्पल ने, एक एग्जाम्पल ने 3 ऑप्शन को आउट कर दिया, तो बचा सिर्फ ए। तो मतलब आंसर हमेशा मोर देन इक्वल टू 1/3 आएगा। अच्छा, यहाँ अगर हम जल्दी करते तो हमें लगता 1 ही सही है, नहीं लेकिन एग्जाम्पल ट्रू बताने के लिए, मतलब ना करोड़ों एग्जाम्पल ट्रू कहने के लिए कम है ना, इनसफिशियंट है, बट 1 एग्जाम्पल फॉल्स कहने के लिए सफिशियंट है। अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इज सफिशियंट टू से फॉल्स। तो ये हाफ आ गया, तो इस 3 को आउट कर दिया, तो पहला सही है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए। और ऑफिशियल आंसर की मैं देखते रहना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है क्या है उसमें, सो अपने ऑफिशियल में देखते रहना क्या है। ओके 51 जो है, ये आपको कह रहा है कि सपोज कस्टमर अराइव्स इन अ शॉप अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 4 पर आवर। तो अराइवल रेट है 4 पर आवर, द शॉप ओपन एट 10 AM। सो 10 बजे दुकान खुली, तो मतलब टाइम यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। इनिशियली द शॉप ओपन एट 10 AM। इफ इट इज गिवन दैट द सेकेंड कस्टमर अराइव्ड एट 10:40 AM, सो 10:40 AM को सेकेंड कस्टमर आया, मतलब यहाँ कस्टमर नंबर 2 है ना। टाइम तो यहाँ 40 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड कस्टमर आया, मैं ये लिखता हूँ, यहाँ टाइम इनिशियली 0 है और यहाँ टाइम 40 मिनट हो चुका है, तो आर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये 4 था पर आर, ठीक है ना। तो इसको आर में कन्वर्ट करोगे, 40/60 2/3 आर है, ठीक है। तो सेकेंड कस्टमर इस टाइम पे आया, तो पूछ क्या रहा है, what is the probability that no customer arrived before 10:30। सो 10:30 से पहले, तो यहाँ पे टाइम होगा 30 मिनट, मतलब हाफ आवर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है आधे घंटे तक एक भी कस्टमर नहीं आया। गिवन है कि दूसरा कस्टमर आपको 10:40 पे आया है, बताइए तो मैथमेटिकली कैसे फ्रेम करेंगे इसको। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको आइडिया होगा पॉइजन प्रोसेस का, एनटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, है ना। एन टी इज नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, टाइम टी का मतलब 0 से 2, है ना। नंबर ऑफ अराइवल इन 0 to t। तो हमें ये बोल रखा है, गिवन है कि 2/3 घंटे में 2 कस्टमर आ चुका है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आधे घंटे में एक भी कस्टमर नहीं आया, निकालो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है निकालना, लगाओ। ये मैंने मैथमेटिकली फ्रेम कर दिया कि दूसरा कस्टमर आया 2/3 आर पे, मतलब है ना 40 मिनट बाद। तो क्या प्रोबेबिलिटी है आधे घंटे में 30 मिनट तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, आंसर बताओ। ई गिवन एफ लगाओ, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
और एन टी का डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग जानते हैं, ये एन टी जो लिखा हुआ है, दिस एन टी इज, आप सब लोग जानते हैं, पॉइसन लैम्बडा टी, है ना। सो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है विथ मीन लैम्बडा टी। सो ये ट्राई करके एक बार आंसर बताइए, कोशिश करो। आएगा जी, 1/4 आया। ऑप्शन में तो 1/4 है, देखते हैं। सो ऑप्शंस जो है हमारे पास, देख लेना है ना, ऑप्शन तो आपके पास है। सो ठीक है। ठीक है ना, मैं सॉल्व करूं या हो गया आप लोग का, देख लो। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको यूज़ कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, पहले हाफ आवर में 0 कस्टमर आया, और पहले 2/3 आवर में 2 कस्टमर आया, इसका मतलब हाफ आवर के बाद। ठीक है ना, तो मतलब इसमें तो 0 कस्टमर आया, इसमें 2 कस्टमर आया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा ना, पॉइजन प्रोसेस हैज स्टेशनरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, सो उसको अगर यूज़ करोगे, सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी n 1/2, ठीक है, इज 0, एंड मतलब 0 से हाफ आवर में 0 कस्टमर है, हाफ से 2/3 का कितना डिफरेंस है, तो ये है ना, ये 0 था, टाइम यहाँ पे, टाइम यहाँ हाफ है, यहाँ 2/3, इसके बीच का गैप कितना है। सो 2/3 माइनस 1/2 निकाल लो। 2/3 माइनस, मतलब अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें काउंट करना, ड्यू टू क्या, स्टेशनरी इंक्रीमेंट ना। सो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करूँ तो ये कितना टाइम हो गया, 1/6। तो इसका मतलब है कि, मतलब बीच का गैप देख रहा था कितने का है ना, तो गैप 1/6 का है, तो n 1/6 इज 2। ठीक है जी, मतलब इस यहाँ से अगर स्टार्ट करें,
इंडिपेंडेंट एंड स्टेशनरी इंक्रीमेंट, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ तक देखें तो इसमें 2 लोग आया, और अपॉन n ऑफ 2/3, 1 मिनट, यहाँ गलती से मैंने 0 लिख दिया ना, तो यहाँ 2 है ना, ई गिवन एफ, सो ये है 2, ठीक। नाउ अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये बता रहा है 0 से हाफ आवर में, और ये बता रहा है हाफ से 2/3 में, तो 1/6 बीच का है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट की वजह से दोनों इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हो जाएगा, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अलग अलग कर दिया यहीं पे। अब आपको पता है कि एन टी हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, लैम्डा 4 है तो मतलब पॉइसन 4t, ठीक। और टी यहाँ 1/2 है, इसमें टी 1/6 है, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, टी अलग अलग बस पुट कर लो। सो ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, तो पहले वाले में टी है हाफ, है ना, या अलग से कर ले, छोड़ो ऐसे लिख देते हैं। सो कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, n 1/2 हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा टी, तो 4 इंटू 1/2 2 हो जाएगा। n 1/6 हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 4/6 2/3, n 2/3 हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा टी 2/3 इंटू 4, है ना, 8/3, देख लेना जी कैलकुलेशन, ठीक है। सो इसको पुट कर लो अब, तो 0 पे तो वही आ गया ना, 0 पे पॉइजन में क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x/x फैक्टोरियल, तो 0 रखने पे ई की पावर माइनस लैम्डा आएगा बस। सो ई की पावर माइनस, यहाँ लैम्डा है 2, मतलब इन द सेंस, है ना, लैम्डा टी, तो इसमें आएगा बस 2, यहाँ 2 पे चाहिए। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 2/3, तो ई की पावर माइनस 2/3, 2/3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एंड n 2/3 निकालेंगे, सो ठीक है। सो n 2/3 इज इक्वल टू 2, सो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से निकालेंगे, सो e की पावर माइनस 2/3, नहीं यहाँ 8/3 ना, यहाँ था ना ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो 8/3 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, करो जी सिंप्लीफिकेशन कीजिए। सो ये तो ये कट जाएगा, अब ये 2/3 और 2 को ऐड करो, 3 दूना 14 8, ये दोनों मिलकर इसको काट देगा, ठीक है। अब यहाँ से ये 3 और 3 को काट देगा, 2 8 को काटेगा, चेक करो सही लिखा है पावर, यहाँ से कितना आया, 4/, तो यहाँ से कुछ और आ गया, 4/64 काइंड ऑफ आ गया ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, 1/16 आ गया, समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो चेक करो जी, इसमें हमने कहाँ गलती किया है, ऑप्शन ऐसा कुछ था, तो हमने कुछ गलत कर दिया इसका मतलब, आंसर जैसे आपका 1/4 आ रहा है, दूसरे अप्रोच से जा सकते हैं, फिर टाइम के अप्रोच से जा सकते हैं, इसमें अपना फिर ऑप्शन भी नहीं है ना 1/16, तो मतलब कुछ गलती इसमें है ना, तो उसको समझते हैं हमने क्या कोशिश किया है। तो क्वेश्चन ये था कि इसने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव बिफोर 10:30, सो नो कस्टमर अराइव बिफोर 10:30, और 10:40 का मतलब 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब 40/60 ना, तो 2/3, हाँ, सो हाफ आवर में कुछ भी नहीं आया, गिवन दैट 2/3 में 2 कस्टमर आ चुका है। अच्छा 1 मिनट, 2 कस्टमर नहीं आ चुका, ये गलती यहाँ पे हुआ है ना, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। सो यहाँ मिस्टेक हुआ है एक्चुअली, मिस्टेक कहाँ हुआ है, 2 लिखने की वजह से। इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो, ये था कि शॉप इट इज गिवन दैट अ सेकंड कस्टमर आई बट 10:40, एग्जैक्टली 10:40 पे सेकंड कस्टमर आया, तो उससे पहले कितने लोग आ चुके हैं हमें वो देखना है एक्चुअली, बिफोर है ना, बाई टाइम टी ना, इसको लिखते हैं, या तो ऐसा समझो कि नंबर ऑफ अराइवल बाई टाइम टी, तो यहाँ एक्चुअली उस एग्जैक्ट 10:40 पे सेकंड कस्टमर आया, मतलब 10:40 से पहले कितने कस्टमर आ चुके हैं,
1040 है ना, इसको सेकेंड कस्टमर को इग्नोर करना है मुझे एक्चुअली। सो सेकेंड कस्टमर अराइव्ड एट दिस, सो हम लोग जब लिखते हैं एन टी तो इट इज टाइम है ना बिफोर टी, समझ लो चाहो तो यहाँ है ना जो ओपन में कर सकते हो 0 t, सो इट्स अराइवल बिटवीन 0 and t बेटर रहेगा। सो यहाँ से आएगा हमारे पास कि बाई टाइम टी, उस टाइम से पहले कितना कस्टमर आ चुके हैं, तो गलती यहाँ पे हुआ है मुझसे 1, सो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो कैलकुलेशन में कहाँ करेक्शन आएगा 1 1, यहाँ तक ओके है, यहाँ पे करेक्शन आएगा, तो यहाँ पावर 1 होगा एंड यहाँ पावर 1 होगा, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, अब सही है। सो दिस इज अ मिस्टेक, ठीक है, देखिए। सो नाउ कैलकुलेशन कर लो इसको, तो यहाँ से आ जाना है 2/8 अब, ओके नाउ इज फाइन, 2/8 मतलब 1/4, दिस इज आंसर। ओके जी, देख लो। इसका दूसरा अप्रोच भी है, अभी हमने तो एनटी यूज़ किया, अगर आप इंटर अराइवल टाइम यूज़ करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। अगर इंटर अराइवल टाइम की मैं बात करूँ कि जैसे अगर उस अप्रोच से लिखे दूसरे तरीके से इसी को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो x1 है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर एंड x2 है टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, ठीक। सो x1 अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 अराइवल टाइम ऑफ टाइम बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर, ठीक। सो हमसे क्या पूछा गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट नो कस्टमर अराइव्ड बिफोर 10:30, तो मतलब फर्स्ट कस्टमर विल अराइव आफ्टर 10:30, है ना। सो कहने का मतलब x1 इज मोर देन इक्वल टू हाफ गिवन, है ना, आफ्टर बोला हुआ है ना, नो कस्टमर अराइव ना, तो नो कस्टमर अराइव्ड इसमें कहा था गिवन दैट द सेकंड कस्टमर अराइव 10:40 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नो कस्टमर अराइव बिफोर 10:30, ठीक है ना। तो मतलब 10:30 या उसके बाद आएगा, और मुझे गिवन है कि जो अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर है, तो यहाँ T1 के बजाय x2 लिख रहा हूँ ना, अराइवल टाइम ऑफ, अच्छा एक मिनट, सो x2 तो टाइम बिटवीन है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ T1 T2 में कर देता हूँ, ठीक है। सो T1 T2, सो T1 T2 क्या, x1 x2 ये है, T1 का मतलब है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, एंड T2 है अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज, T2 और x2 अलग अलग है, T1 x1 सेम है बट T2 x2 डिफरेंट है, अराइवल सेकेंड कस्टमर, ठीक है, ये है। तो इसको यहाँ लिखने के बजाय इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ किया था तो ये 1/4 आ गया था, तो ये से काम हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज 1/4, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे सेकेंड कस्टमर, तो यहाँ एक थ्योरम है एक्चुअली, थ्योरम क्या कहता है कि अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर हमारे पास क्या है 2/3 है ना, कि 10:40 पे आया, ये है, और फर्स्ट कस्टमर विल अराइव आफ्टर टाइम दिस। तो थ्योरम क्या होता है, आपने देखा होगा, ये रॉस वाली बुक में भी थ्योरम है एक, कि रॉस वाली बुक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से एक थ्योरम है, x1 गिवन एन टी इज इक्वल टू 1, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई बता पाएंगे जिनको आइडिया हो। x1 वही है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, तो ये बता रहा है कि एन टी बराबर 1 का मतलब क्या है कि 0 से t में एक कस्टमर आया, सो 1 कस्टमर अराइव्ड इन 0t, सो x1 is the arrival time of first customer. So what is the arrival time of first customer given that one customer arrived in time 0 to t, 0 और t के बीच एक कस्टमर आ चुका है, ये गिवन है आपको। सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1, मतलब अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, हाँ है ना, ये थ्योरम है सिंपल। सो ये आप जानते हैं, नहीं ये यूनिफॉर्म 0, t होगा, है ना, यूनिफॉर्म 0t, हाँ ठीक है, सही बताया आपने। सो ये यूनिफॉर्म 0t है, ठीक है, क्योंकि हमें बता रखा है ना कि 0 से t में एक कस्टमर आ चुका है, तो वो किस टाइम पे आया, सो दैट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड t, है ना, मतलब 0 से t के बीच एक कस्टमर आया, सो व्हाट इज द अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, सो दैट टाइम विल बी, ठीक है, x1, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म 0t एक थ्योरम है, ठीक है।
तो इसी पैटर्न पे अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये कुछ ऐसा है, T1 गिवन T2 का टर्म अगर लिखे हम, तो T1 फर्स्ट कस्टमर अराइवल टाइम, हाँ ये है ना ऐसा कुछ। नहीं T1 गिवन नहीं, यहाँ पे होगा T2 है ना। सो T2 का टाइम क्या है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो ये दूसरा थ्योरम लिखता हूँ, इट्स नॉट द सेम, तो T2 अलग है ना। तो वैसे ही एक थ्योरम ये भी है, एंड दिस थ्योरम इज एक्चुअली so the distribution of the first arrival given that second arrival occurs at time t, so T2 के अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर है ना। सो अब मैं बात कर रहा हूँ कि एट टाइम, अब देखो ये अलग सिचुएशन था, ये अलग सिचुएशन है, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। T2 है अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड कस्टमर, सो एट टाइम t स्मॉल t सेकेंड कस्टमर अराइव। T1 है अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर। सो तो मैं x1 कर देता हूँ, T1 या x1 है ना, सो अभी मैं x1 ही कर देता हूँ। x1 given T2 is 1, so in fact this will also be uniform 0 comma t। आपको ये समझना होगा कैसे, है ना। सो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म 0t। हमें बता रखा है कि t टाइम पे सेकेंड कस्टमर आया, इसका मतलब है कि 0 से t में एक कस्टमर आ चुका है, वही बात हुआ ना। देखो एक ही बात है दोनों। T2 बराबर t का मतलब एट टाइम t सेकेंड कस्टमर अराइव्ड, सो मतलब 0 से t में कितने कस्टमर आ चुका है? एक कस्टमर आ चुका है ना। सो वन कस्टमर अराइव्ड इन बिटवीन, दिस इज द अराइवल टाइम ऑफ सेकंड कस्टमर। सो 0 to t में एक्चुअली एक ही कस्टमर आया, तो दोनों एक ही बात है, नाउ नाउ दे आर सेम थिंग है ना। सो मतलब दिस रैंडम वेरिएबल एंड दिस रैंडम वेरिएबल आर सेम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे ये समझ आया कि ये जो x1 गिवन n2 इज इक्वल टू 1 है, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ x1 गिवन t2 इज t, दोनों एक ही बात है ना। ये समझने की बात है कि दिस रैंडम वेरिएबल एंड दिस रैंडम वेरिएबल आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म 0t है। अगर इस थ्योरम को यूज करें तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? हमें जो पूछा है इन्होंने, T1 तो x1 ही है ना। T1 x1 सेम है, T2 x2 है ना। यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नोट दैट T1 एंड x1 आर सेम थिंग बट T2 एंड x2 आर टू डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जो नोटेशन मैंने लिखे हैं ना उसके हिसाब से। हमसे ये पूछा गया है। कहने का मतलब हमसे क्या पूछा गया है कि दे आर आस्किंग, इसको लिख रहा हूँ मैं दोबारा, ठीक है। चलो इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है देखो, तो नाउ यू फाइंड दिस, अब इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब आप इजीली निकाल पाओगे। ये जो क्वांटिटी है दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी T2 मोर देन इक्वल टू ना, मतलब x1 मोर देन 1/2, क्योंकि x1 और T1 सेम ही है। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि x1 गिवन T2 का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्वेश्चन में क्या है। हमारे क्वेश्चन में x1 गिवन T2 इज इक्वल टू 2/3, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0,2/3, ठीक है। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस। क्या आप निकाल पाएंगे? अब बताइए। इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इसका कुछ नया नाम दे दे, अगर मैं इस पूरे का नाम अगर मैं सपोज W रख दूँ अभी के लिए, है ना, कुछ नया नाम रख दो, W रख दो। तो हमसे निकालना है x1 मोर देन 1/2 गिवन T2 इज इक्वल टू 2/3। दिस इज काइंड ऑफ हमें फाइंड करना है। ये लिखने का मतलब है
W मोर देन 1/2 एक्चुअली, ठीक है। और W का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 2/3 है, तो इससे क्या आएगा? सो इंटीग्रेशन हाफ से लेके 2/3, क्योंकि W 0 2/3 है, निकालो। या CDF के टर्म में करना है, CDF से भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। इसका PDF 1 है ना, B माइनस ए से कितना आ जाएगा 3/2 एंड DX निकालो जी, कितना आएगा ये? सो 2/3 माइनस 1/2, 1/6 इंटू 3/2, 1/4, देख लो। सो ये भी वही आंसर आया। तो वैसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आंसर वही है, ठीक है। सो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे। सो राइटिंग दिस मीन्स दिस एंड ऑल दैट। ओके, तो यहाँ जो मैं लिखना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी W मोर देन 1/2 एंड दिस इज 1/4। सो यहाँ हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, है ना। एक एनटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है, एनटी है ना, मतलब हो गया पॉइसन लैम्डा टी, और दूसरा अराइवल टाइम को हमने यूज़ किया है। तो ये चीज़ है, दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ से भी 1/4 आया और यहाँ से भी 1/4 आया। कुछ कन्फ्यूजन है किसी को? पूछिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 50 था ना, देख लीजिएगा आंसर है ना, 1/4 ही होगा। सो चूंकि आप लोगों का भी यही आया था। 51 देखिए क्या कह रहा है। 51 आपका कह रहा है, अच्छा 51 था एक्चुअली ना, ये 50 तो हमारा, ओ 51 था, लिखने में मैंने गलती किया ना। 50 तो ये था, ठीक है। 50 वॉज दिस एंड दिस वॉज 51, है ना, 51, ठीक है। है ना, ये 51 था। सो 52 पे आते हैं। 52 देखिए क्या कह रहा है 52। ये कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn जो है, x1 x2 xn, इट इज IID जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है 3x² 0 to 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली क्या, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ बीटा 3, 1, ठीक है। अगर मैं PDF लिख दूँ तो ये ऐसा है 3x² when x is between 0 and 1 and 0 अदरवाइज। इसी को उसने उस तरीके से लिखा है, इंडिकेटर फंक्शन में लिखा हुआ है ना, 3x² इंटू इंडिकेटर फंक्शन ओवर 0 1, वही बात, ठीक है। तो ऐसे लिखो, इज सेम थिंग। इंडिकेटर फंक्शन आप जानते हो, वैल्यू 1 होगी ओवर दिस इंटरवल एंड 0 अदरवाइज, ठीक। सो ये आपके पास दिस इज अ PDF एंड नाउ पूछा क्या है, व्हाट इज द PDF ऑफ y। अच्छा मिनिमम, ओ तो थ्योरम में नहीं है। सो हमसे पूछा गया है y लिखा है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, इट इज काइंड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऐसा कुछ थ्योरम है बीटा में, ड्राइव करना पड़ेगा हमें, देख लो, नहीं तो ड्राइव भी तो कर सकते हैं। हमसे पूछा व्हाट इज PDF ऑफ y, क्वेश्चन है PDF ऑफ y बताओ क्या होगा। तो इतना मुश्किल तो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स PDF का, लगा लो। बताइए जी, PDF ऑफ y मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये मुझे लगता नहीं सॉल्व करने की जरूरत, आप लोग कर लोगे। यू नो फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स PDF, उससे आ जाएगा। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, n इंटू 1 माइनस CDF ऑफ x इसकी पावर n-1 इंटू PDF ऑफ x, पुट करो। तो ये CDF अगर ये है ना, तो इफ दिस इज द PDF, तो यहाँ से CDF अगर आप निकालोगे तो 3x² को इंटीग्रेट करो 0 से x में। सो 3x³ 3, तो ये हो जाएगा x³ x बिटवीन 0 and 1 ना, तो एक्चुअली लिखोगे तो ऐसा होगा लेस देन 0 1 when x मोर देन इक्वल टू। तो हमें मेनली इस पे काम है, सपोर्ट पे क्या वैल्यू उसकी ज़रूरत है। सो CDF इज x³ एंड PDF इज 3x²। पुट करके जरा बताइए आंसर क्या आएगा। सो आ जाएगा n 1 माइनस x³ की पावर n-1 इंटू 3x², दिस इज आंसर इस क्वेश्चन। तो आसान है ये, तो देख लीजिए। तो तो मैंने x में लिखा है, उसने y में लिखा है, क्योंकि है ना उसने y का लिखा, तो मैंने आंसर x में लिखा, आप x को y कर दो। सो इसी को अगर आप रिपीट करेंगे हम लोग, तो PDF ऑफ y इन y,
सो 3n y² 1 माइनस वाई क्यूब की पावर n-1 एंड y की वैल्यू भी 0 से 1 में ही होगी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। सो जस्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ पे था आपका ये। डी ऑप्शन ना, ठीक है, ऑप्शन डी ट्रू है, फोर्थ वाला, ठीक है। 53 पे आइए, है ना। 53 जो है, लेट x1 x2 xn आपको बता रहा है x1 x2 डॉट 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 xn, दिस इज IID नॉर्मल थीटा कॉमा 1, यही है। वेयर थीटा टेक्स, अब बोल रहा है कि थीटा फिक्स है, थीटा की वैल्यू है 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीजर वैल्यूड है थीटा की, ओनली इंटीजर वैल्यूड है ना, मतलब ये हो गया थीटा बिलोंग्स टू इंटीजर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएलई ऑफ थीटा, अब फिर से आपसे एमएलई पूछ रहा है। सो बोल रहा है कि एमएलई ऑफ थीटा बताओ क्या है ना। पहला है एक्स बार, दूसरा है इंटीजर क्लोजेस्ट टू एक्स बार, तीसरा है इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बार ना। सो आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बार, एक्स बार लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स बार। अगला बोल रहा है मीडियन, मीडियन ऑफ x1, बताइए क्या लग रहा है इसमें आपको, एमएलई का बेसिक क्वेश्चन है ये। तो फिर से आपको पता है कि एक्स बार एमएलई तब हो सकता है जब एक्स बार इंटीजर होगा, बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जरूरी नहीं कि एक्स बार इंटीजर ही होगा, है ना। सो इट इज नॉट नेसेसरली कि एक्स बार इंटीजर ही होगा, क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट तो एनी रियल नंबर है, सो एक्स बार कैन बी एनी रियल नंबर। सो आपको देखना होता है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ आपको, कि जैसे ये पॉइंट है ना, म्यू, मतलब समझो एक्स बार, लेकिन अगर एक्स बार इंटीजर है सो एक्स बार इज एमएलई, और ठीक है, अगर एक्स बार है, अदरवाइज हमें देखना होगा कि इसके नियरेस्ट कौन सा है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक्स बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बट डोमेन में तो होने चाहिए, डोमेन ये है हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन का। सो एमएलई क्या है, मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द डोमेन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो ये चीज है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। सो इसमें जो भी इसका क्लोजेस्ट इंटीजर होगा, है ना, जैसे मान लो जो भी इसका नियरेस्ट आएगा, मान लो नियरेस्ट ये वाला है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अगर एक्स बार इंटीजर नहीं है तो, है ना, तो ऐसा होगा एमएलई ऑफ थीटा जो होगा, ठीक है ना। सो एक्स बार सिंपली, हाँ, क्लोजेस्ट इंटीजर, सो एक्स बार ही होगा अगर एक्स बार इंटीजर है, अदरवाइज क्लोजेस्ट इंटीजर टू एक्स बार। सो इंटीजर में खुद भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसीलिए क्लोजेस्ट इंटीजर होगा। अगर वो खुद इंटीजर है तो खुद आंसर है, नहीं है तो क्लोजेस्ट इंटीजर होगा, है ना, तो इंटीजर क्लोजेस्ट टू एक्स बार, ठीक है। तो ये सही है, बिकॉज आप ऐसे मेथड से जाओगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, डिफरेंशिएट लॉग लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, जीरो पुट करोगे, थीटा बराबर एक्स बार आएगा, बट इफ एक्स बार इज इंटीजर देन एमएलई, अदरवाइज देखना पड़ेगा कि थीटा इंटीजर नहीं है खुद, तो उसके नियरेस्ट कौन सा पॉइंट, मतलब इस डोमेन में कौन सा पॉइंट है जहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा, तो वही देखना है कि इसके आसपास का नियरेस्ट कौन सा पॉइंट इंटीजर है जहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा जिसपे लार्जेस्ट लाइक्लीहुड फंक्शन हो, तो वो देखना पड़ेगा एक्स बार के आसपास कौन सा है। नेक्स्ट जो है आपके पास 54।
सो 54 अगर आप देखेंगे तो 54 कह रहा है कि फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स, अच्छा देखिए, सो एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जिसका मीन पॉजिटिव है, तो ई एक्स जो है पॉजिटिव है एंड कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो है। सो कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप जानते होंगे ये होता है सिग्मा अपॉन म्यू, है ना। सो ये बता रखा है म्यू पॉजिटिव है और ये कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो एक्स कोई भी रैंडम वेरिएबल मीन पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ दिस है, पहले समझा दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि x1 x2 xn इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल विथ मीन टू, है ना। पहले ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डेफिनेशन दे रहा था कि इन केस यू डोंट नो, तो इसलिए पहले डेफिनेशन बता दिया कि क्या है। उसके बाद अच्छा ये एक्चुअली मीन वेरिएंस नहीं लिख रहा है, ये कोएफिशिएंट मतलब ये सिग्मा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक्स रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 2 एंड अननोन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रो। तो कोई दिक्कत है, हम तो यहाँ से सिग्मा भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे अगर म्यू को 2 दे दिया तो रो क्या होगा, सिग्मा बाई म्यू, मतलब सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा, है ना जी। देखो इस क्वेश्चन में तो सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, रो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, इट इज डिजायर टू टेस्ट, अब ये टेस्ट कर रहे हैं एच नॉट रो इज लेस देन इक्वल टू 5 अगेंस्ट रो इज मोर देन 5, ठीक है। सो रो इज लेस देन इक्वल टू 5 अगेंस्ट रो इज मोर देन 5, सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो आपको बताना है कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ये तो आसान है ना, देखो। सो व्हाट इज द, है ना, यही है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ द फॉर्म रिजेक्ट एच नॉट। सो रिजेक्शन रीजन क्या आएगा, आप लोग जरा ड्राइव करो। तो देखो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सो रो की जगह आप 2 सिग्मा, है ना, 2 रो को हम सिग्मा रख सकते हैं, मतलब सिग्मा बाई 2, रो को सिग्मा बाई 2 लिख सकते हैं ना यहाँ से। अच्छा था तो पहले से ही, रो वॉज सिग्मा बाई 2, तो हम रो की जगह सिग्मा बाई 2 भी तो रख सकते हैं। तो ये सिग्मा बाई 2 लेस देन इक्वल टू 5 अगेंस्ट सिग्मा बाई 2 मोर देन 5, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा लेस देन इक्वल टू 10 अगेंस्ट सिग्मा मोर देन 10। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉब्लम हो गया। सो ये लिखना और ये लिखना इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि म्यू तो 2 गिवन है। तो क्या आप इसका क्रिटिकल रीजन निकाल पाओगे यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। क्या होता है आपको याद होगा, ऐसे रैग थ्योरम भी है कि सिग्मा मोर देन है, ऐसा सिग्मा के लिए ना। मतलब डायरेक्टली थ्योरम भी है, अगर आपको थ्योरम याद है तो डायरेक्टली आप लिख पाओगे, नहीं तो डिराइव कर लो ना लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के। सो ये मैक्सिमम होगा 10 पे, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू, आप इसका क्रिटिकल रीजन निकालो तब भी सेम क्रिटिकल रीजन आएगा, ठीक है। जब यूएमपी करोगे तो इसका क्रिटिकल रीजन, जो इसका क्रिटिकल रीजन होगा वही इसका क्रिटिकल रीजन होगा उससे। सो इसका क्रिटिकल रीजन निकालो, निकाल पाओगे। सो व्हाट इज क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें बाद में वो करते हैं ना लाइक्लीहुड, क्या होता है मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, तो जब मैक्सिमाइज करेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो 10 पे मैक्सिमम आएगा, तो इसीलिए एल एच नॉट अपॉन एल एच वन ना। तो सिंपल आप हम यही कहते हैं ना लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, लेकिन यहाँ पे तो ऑल्टरनेटिव है तो यहाँ मुझे मैक्सिमाइज करना पड़ता है। ऐसा होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, तो यहाँ सिग्मा है, सिग्मा और यहाँ होता है मैक्सिमम, तो एम एल ई आ जाएगा नहीं। एम एल ई सिग्मा का एम एल ई यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू के, इसको सिंप्लीफाई करना है जी, ठीक है ना। अगर एक्चुअल लिखे पूरा हम तो पूरा ऐसा लिखते हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन सिग्मा बिलोंग्स टू एच नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन सिग्मा इज वेदर इन एच नॉट और एच वन,
H0 यूनियन H1 ऑल्टरनेटिव के केस में, है ना, मतलब यही एम एल ई बाद में दे देता है, तो यही चीज़ आपको कन्वर्ट हो जाएगी लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर 10 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन सिग्मा का एम एल ई लेस देन इक्वल टू के करो और सिंप्लीफाई कर लो, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है, जिनको याद है उससे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी है ना, या कार्ले रूबिन थ्योरम लगाओगे उसमें भी आई थिंक ये आ जाएगा, देखो इसे ड्राइव करके। सो एक्स आई माइनस टू का होल स्क्वायर मोर देन सम सी, ये आएगा। सो आप इसको डिराइव करो, यू राइट लाइक्लीहुड सिग्मा का एमएलई निकाल सकते हो ना, एमएलई सिग्मा का क्या होता है उसको यूज़ कर लो। सो यहाँ सिग्मा जो एमएलई मैंने लिख रखा है, तो सिग्मा एमएलई जो आता है 1/n समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये आता है ना जी। ऐसा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो दिस इज एमएलई, पुट करो सिंप्लीफाई करो तो इसके टर्म में ही आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा, मे बी देख लो। ओके है जी। नेक्स्ट देखिए 55। सो 55 कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 xn yn are data on x cultivable land in a district and y are the area actually under cultivation. So cultivable land in district and y है area actually under cultivation, ठीक है ना, both measured in square feet. Alpha hat beta hat be the least square estimate of alpha and beta in the model this. So आपके पास n पॉइंट्स हैं x1 y1 से लेके xn yn तक, यू हैव टू मॉडल, और ये मॉडल दे रखा है y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्साइलॉन, ये मॉडल है, मतलब लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया। एप्साइलॉन रैंडम एरर है। इफ डेटा आर कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर मीटर्स, अच्छा तो पहले था स्क्वायर फीट में था, ये कहना चाह रहा था एक्स और वाई जो है ना, सो एक्स वाई आर मेजर्ड इन स्क्वायर फीट एंड तो अब बोल रहा है कि इफ द डेटा आर कन्वर्टेड टू स्क्वायर मीटर्स देन क्या होगा, तो ये तो आप जानते होंगे अल्फा हेड क्या होता है और बीटा हेड क्या होता है। तो अल्फा हेड आई थिंक वाई बार माइनस बीटा हेड एक्स बार, यही होता है, और बीटा हेड क्या होता है एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, यही कुछ था ना जी। सो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यही आता है ना, इस तरह से कुछ है। तो अब आपसे पूछ रहा है इसमें, देख लीजिए, ठीक है। सो आपसे पूछा क्या जा रहा है एस्टिमेटर, ये तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। सो पूछ रहा है कि अगर आप डेटा को कन्वर्ट करते हो, पहले स्क्वायर फीट में था, स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में चेंज करते हो, तो पूछ रहा है कि अल्फा हैट में चेंज बट बीटा हैट विल नॉट चेंज, बीटा हैट में चेंज अल्फा हैट विल नॉट चेंज, बोथ अल्फा हैट एंड बीटा हैट विल चेंज, नाइदर ऑफ देम विल चेंज, बताओ क्या होगा, यूनिट चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिक प्रॉपर्टी है जैसा, देखो बताओ। तो पहले एक्स आई वाई आई स्क्वायर फीट में है, बाद में आप चेंज कर रहे हैं इसको स्क्वायर मीटर में, मीटर ना। सो
क्या आना चाहिए? कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़िए, ग्रुप में क्वेश्चन है ना, ट्राई करके बताइए। तो आई थिंक रेशियो की वजह से यहाँ चेंज नहीं होगा ना। जैसे आप अगर क्या करते हैं इसको, जो ये मीटर को अगर स्क्वायर मीटर कुछ यूनिट होगा, क्या होगा देख लो। तो जैसे मान लो स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर बनाने में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते होंगे, मान लो सम कांस्टेंट के लेट से। तो के या तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। या अगर डिवाइड करना पड़ा, एग्जाम्पल के लिए पीछे मैंने किया था कि 30 मिनट था तो हाफ आवर हो गया, 60 से डिवाइड किया, तो वैसे कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता होगा यहाँ पे, पता नहीं यूनिट देखना पड़ेगा मुझे कि क्या है। तो उससे क्या आएगा कि कुछ भी आप या तो डिवाइड करेंगे तो इसको भी के से डिवाइड करेंगे, इसको भी के से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर जो पहले रहेगा वही बाद में रहेगा यूनिट चेंज करने पे। मतलब बीटा हैट जितना मीटर में आएगा, मतलब जितना स्क्वायर फीट में आएगा, है ना, जितना स्क्वायर फीट में आएगा बीटा हैट उतना ही स्क्वायर मीटर में आएगा, ठीक है। लेकिन अल्फा हैट में चेंज आएगा। अब अल्फा हैट मान लो अल्फा हैट समथिंग फीट स्क्वायर है, सो अल्फा हैट बाद में अगर आप चेंज करोगे तो वही जो के मैं कह रहा हूँ, के टाइम मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम के करने के बाद भी ये के अपॉन के होगा, है ना। ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा जो भी यहाँ पे है, सो के इसको भी न्यूमरेटर और के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, रहेगा सेम, ये कट जाएगा। तो बीटा हैट के नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, चेक कर लो एक बारी, क्योंकि रेशियो है। जैसे आप स्क्वायर फीट अपने आसान बनाने के लिए मान लीजिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप यहाँ डिवाइड करोगे वो यहाँ भी करोगे, तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा हैट विल नॉट चेंज, अल्फा हैट विल चेंज। ठीक है जी, देख लो। तो ये आंसर होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है। सो अल्फा हैट मे चेंज, बीटा हैट विल नॉट चेंज, फर्स्ट ऑप्शन है ना, देखिए। सो अल्फा हैट मे चेंज, बीटा हैट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। 56 जो है, 56 एक्चुअली वन वे एनोवा का है, पढ़ते हैं क्या है। तो कह रहा है सपोज इन अ वन वे एनोवा मॉडल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ग्रुप मीन इज जीरो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ग्रुप मीन्स is 0, assume that all the observations are not same, okay, then the value of the usual f test statistics for testing the equality of means, तो क्या आएगा, cannot be determined from above, is undefined, is 0, is 1, तो सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बताओ क्या आएगा। मतलब कह रहा है कि आपको सम ऑफ स्क्वायर है ना, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता है ना वो जीरो है एक्चुअली, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ग्रुप मीन्स इज जीरो। देन एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो एफ स्टैटिस्टिक्स होता है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो जब आप वन वे नोवा टेबल बनाते हैं क्या होता है कि जैसे ट्रीटमेंट्स, फिर क्या वन वे है ना, तो एरर और टोटल, यही होता है ना जी उसमें जनरली। फिर क्या क्या लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, यही आता है कुछ। तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, अच्छा सॉरी टोटल नहीं, जो भी है ना ट्रीटमेंट्स, मान लो ए है फॉर एग्जांपल, सो एस एस ए, यहाँ एस एस टी हो जाएगा। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आता है ना, मान लो लेट्स से के माइनस वन है ना, यहाँ पे कुछ है एन है फॉर एग्जांपल, सो क्या होगा, टोटल सम वो होना चाहिए, सो एन माइनस के प्लस वन, इस तरीके से। तो चेक करके बताओ क्या आएगा, है ना। तो सिंपल ये रिजल्ट। तो यहाँ पे एस एस ए बाई के माइनस वन, फिर एस एस ई बाई एन माइनस के प्लस वन, फिर यहाँ पे जो आपका एफ स्टैटिस्टिक्स आता है इसको डिवाइड कर देते हो आप, है ना। सो एस एस ए अपॉन एस एस ई, और ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे के माइनस वन एंड एन माइनस के प्लस वन, इस काइंड ऑफ आता है ना इस तरह से। अब आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द ग्रुप मीन इज जीरो।
ठीक है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, बस मैं बता रहा था बेसिक क्या है। तो आंसर इसका है ना 0 आ जाएगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिंपल 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 50, कौन सा था ये, 56 था ना, 57 देखो। 57 पढ़िए क्या कहता है, ठीक है, वो सिंपल 0 हो जाएगा, हाँ। वो देख लेना जो भी होता है ना, तो इससे आ जाएगा सीधा। सो 57 आपको कह रहा है कि हम्म, अच्छा उसको देखना है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, जैसे क्या बोल रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स का सम 0 है ना, मीन स्क्वायर का। जैसे अगर मैं लिख दूं वाई आई, चलो n ग्रुप्स हैं लेट से, ये 0 होने का क्या मतलब है, ईच वाई आई बार इज 0, यही होगा ना, देख लो। अब इसके टर्म में उसका फॉर्मूला लिखो क्या आएगा, मतलब जस्ट फॉर्मूला देखना पड़ेगा, डिजाइन वाले तो बिल्कुल प्रॉपर्टी बेसिक है। सो और वाई बार टोटल है ना, वो है वाई आई ईच ट्रीटमेंट का है, मान लो ऐसा, और वाई बार टोटल है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एस एस ए का क्या फॉर्मूला जो मैं लिख रहा था, उसका फॉर्मूला क्या आता है जी, जैसे इसका वैल्यू निकाल लो, एस एस ए का सम, वो फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा जैसे इसको, है ना, कि फॉर्मूला क्या है। बताओ भाई संजीवनी और अंकित, इसका लिख के भेज दो ग्रुप में, आप लोगों ने सॉल्व किया ना, उसको जस्ट लिख के भेज दो। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, समेसन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार, यही है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा देखो। और वाई बार क्या होता है, ये है ना 1/n समेसन वाई आई, ऐसा कुछ देखो। तो नहीं, वाई बार अलग है ना, वाई वाई बार अलग है, जैसे वाई आई लिखूंगा तो आई जे लिखना पड़ेगा, इसका नोटेशन देखना पड़ेगा नहीं, वाई आई ईट इंडिविजुअल का है ना, तो इंडिविजुअल का है तो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसमें देखो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, तो यहाँ से ये 0 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग F0 आ जाएगा, है जी, जो मैंने यहाँ लिख रहा था, तो ये 0 ही आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब इसके टर्म में कुछ आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ, तो इससे 0 आ जाएगा कुछ ऐसा। तो बस आप फॉर्मूला देख लो, वन वे नोवा का फॉर्मूला देख लो क्या है डिजाइन में, और उससे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या 57 देख रहे थे ना, तो 57 क्या कह रहा है कि let x1 x2 xp be the random vector with mean mu and positive definite dispersion matrix sigma, the coefficient then the coefficient vector L1 L2 LP of the first principal component। तो ये भी थ्योरम है, तो ये सब इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड। सो तो ये है समेसन एल आई एक्स आई,
i फ्रॉम 1 to p, ठीक है जी। और ये बता रखा है कि जो आपके पास वेक्टर है, ये जो रैंडम वेक्टर है x1 x2 xp, ठीक है ना, मान लो ये x है, सो इसका जो भी है मीन बता रखा है ना, इसका मीन म्यू वेक्टर है और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा है, ठीक है। तो डिस्पर्सन मैट्रिक्स ना, तो पूछ रहा है द कोएफिशिएंट वेक्टर L1 L2 LP। सो कोएफिशिएंट वेक्टर क्वेश्चन पढ़िए आप, L1 L2 LP जो है दिस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट समेशन Li xi में is the vector of all eigenvalue of sigma, the eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue, the eigenvector corresponding to largest eigenvalue of sigma, and the vector of all the eigenvalues of sigma inverse। ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें क्या ही प्रूफ करेंगे, देख लो, है ना, चेक करो जी। मतलब ये सब थ्योरम का प्रूफ लिखना पड़ेगा, अगर आप प्रूफ करना चाहोगे तो यू हैव टू राइट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ये है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट है, ये तो याद होगा तो सीधा सीधा कर पाओगे, नहीं तो थ्योरम का प्रूफ लिखना पड़ेगा, जैसे थ्योरम का प्रूफ होता है नॉर्मली। देख लो 57 का रिजल्ट देख लो क्या कहता है। सो जस्ट ये रिजल्ट है एक, तो अगर ऐसा लिखे एल ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, अगर लिखेंगे L1 L2 LP और इनटू में x1 x2 xp, ये ना, सो एल ट्रांसपोज एक्स हो जाएगा। तो x को यहाँ मैं कॉलम वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है ना, x1 x2 xn, और l को भी हम कॉलम वेक्टर ले रहे हैं L1 L2 LP, इस तरह से। तो ये ऐसा जैसे लिख रहे हैं कि ऐसा है ट्रांसपोज x, ये भी l ले लो इस तरह से वेक्टर, पढ़ो भाई। ये सिंपल रिजल्ट है ना जी, याद है। अब देखो, मान लो जिनको ये सब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उनको एक्चुअली थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना थ्योरी जाने क्वेश्चन करना मुश्किल है। मान लो कोई चीज़ आपको पता ही नहीं है, अब उसके बारे में बताया जाए तो कैसे पता चलेगा कि क्या होता है, तो पहले उसको आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन, फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर कुछ थ्योरम्स होंगे वो आपको देखना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, देन आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है, सो यू हैव टू फर्स्ट, है ना, तो ये सिंपल रिजल्ट है कि ये कहता है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट इज द डायरेक्शन, है ना, along with the variance of the projected data is L transpose x है is maximize subject to, दो L है ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, है ना, and this direction correspond to the eigen vector of sigma associated with the largest eigen value, ठीक है ना। सो ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो है, सो इट इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, तो इसमें कुछ करने का है नहीं। थ्योरम का मतलब स्टेटमेंट लिख दिया, अब आपको पहचानना है कि ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज जो होंगी सिग्मा की, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, या स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, उससे है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है उसकी थ्योरीज पढ़ोगे तो डायरेक्टली उसमें थ्योरी में मिल जाएगा ये। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और सी कह रहा है कि द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, बी में था स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, आउट आउट हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ऑल नहीं होगा, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा। 58 देखिए जी, 58 क्या कह रहे हैं, 58 इज a simple random sample without replacement of size small n is drawn from a finite population of size capital N, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज, फाइनाइट पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है,
और आप सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट स्मॉल साइज n का. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ पॉपुलेशन यूनिट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल बट द सिक्स्थ पॉपुलेशन यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है, तो सिंपल है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो कैपिटल N, सैंपल साइज है स्मॉल n, और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है फोर्थ पॉपुलेशन यूनिट इज इंक्लूडेड. अब यहाँ पे भी ये सब क्वेश्चन कौन कर पाएंगे? जिनको सैम्पलिंग थ्योरी जिन्होंने पढ़ा है ना, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा. एंड सिक्स पॉपुलेशन यूनिट इज एटलीस्ट सैम्पलिंग का बुक उठाओ, थोड़े डेफिनेशन थ्योरम्स प्रॉपर्टीज पढ़ लो. नहीं तो NPTEL कोर्सेस वो देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा होगा वो देख सकते हो. ठीक है, निकालो. क्या आएगा जी? आपको बोल रहा है कि फोर्थ तो इंक्लूड होना ही चाहिए और सिक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो एक को पहले ही बाहर कर दो. तो ये सिंपल बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, समझ लो आप कि आप कैपिटल, या ऐसा क्वेश्चन हो गया कि मान लो आपके पास कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स हैं, यू आर सेलेक्टिंग स्मॉल n ऑब्जेक्ट, और सिंपल रैंडम सैंपल मतलब ईच ऑब्जेक्ट हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, और यू आर सेलेक्टिंग स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एट रैंडम समझ लो. तो क्या चांस है कि जो चौथा ऑब्जेक्ट मान लो अलाइंड है, फॉर एग्जांपल लेबल्ड है 1 2 3 कैपिटल N तक, तो क्या चांस है कि फोर्थ वाला यूनिट आएगा ही उसमें और सिक्स वाला नहीं आएगा? तो ऐसा हो गया कि कोई कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर सेलेक्टिंग स्मॉल n. एग्जांपल के लिए कि मैं 100 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैं 10 ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चौथा वाला नहीं चौथा वाला आएगा एंड छठा वाला नहीं आएगा? इस तरह का एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया. आपको अगर मुश्किल लग रहा तो आप n को फिक्स कर लो 10, यहाँ मान लो 8, या कुछ भी, यहाँ 100 ले लो, 8 ले लो, जैसे भी कुछ वैसा कर लो, फिर निकाल लो, और उससे जो आंसर आएगा ऑप्शन के साथ मैच कर लो, है ना. सो यू फाइंड द आंसर देन मैच विद द ऑप्शंस, तो उससे काम हो जाएगा कि ऑप्शन किसके साथ अलाइन हो रहा है. तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व करके देखो क्या आता है. क्या जी? एक का 1 एक का 2 आया, अलग अलग आया. तो ऑप्शंस तो आप देख सकते हैं, हम सीधा से कैलकुलेट करते हैं. तो जैसे मेरे पास, जैसे मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझिए आप, कि कैपिटल N में से तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग स्मॉल n ऑब्जेक्ट फ्रॉम कैपिटल N चूज n, है ना, मतलब ये वही कैपिटल NCN आप इसे जानते होंगे. अब मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चाहिए. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल में क्या होगा? मुझे फोर्थ वाले को इंक्लूड करना ही है, तो इंक्लूड तो करना ही श्योर हो गया. तो हम क्या करते हैं, n में से जो n ऑब्जेक्ट्स हैं, फोर्थ को इंक्लूड तो करना ही है मुझे, तो फोर्थ को हटा देते हैं. तो बचा कितना मेरे पास? n-1. और हमें n सेलेक्ट करना था, तो फोर्थ को तो इंक्लूड करना ही है, मैं ये कह रहा हूँ फोर्थ को तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, तो बचा n-1 और यहाँ n-1.
तो एक फोर्थ वाला काम हो गया। अब क्या है, तो फोर्थ को मैंने हटा दिया पॉपुलेशन में से भी और सैंपल में से भी, क्योंकि मैं फोर्थ तो चाहिए ही। तो हमें अब बाकी n माइनस वन n-1 चूज, लेकिन आगे भी है, मतलब कैपिटल n-1 में से स्मॉल n-1 चूज करना है। अब आगे क्या है कि 6 को इंक्लूड करना ही नहीं है मुझे, तो 6 को मैं बाहर कर दूंगा, सैंपल में नहीं लूंगा ना, तो इसमें से 6 को हम बाहर कर देते हैं, तो बचा कितना, n-2। तो अब मुझे इस n-2 में से n-1 चूज करना है। n-1 क्यों चूज करना है, क्योंकि फोर्थ हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, ठीक है। तो फोर्थ तो एक है, तो ऑलरेडी चूज कर चुके हैं हम, और बाकी 6 को चूज करना ही नहीं, 6 को पहले हटा दिया। तो समझो इसमें 4 और 6 को हमने बाहर कर दिया। 6 को इसलिए बाहर कर दिया, 6 को चाहिए ही नहीं मुझे सैंपल में, हाँ, और फोर्थ को सैंपल में इंक्लूड कर रखा है मैंने, तो मुझे n चाहिए था, फोर्थ में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, और n-1 मुझे और चाहिए, कितने में से चाहिए, बाकी में से चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा n-2। ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे आपने 11th-12th में क्वेश्चन देखा होगा कि कोई दोस्त पार्टी दे रहा है, तो उसने कहा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको बुलाना ही नहीं है, और एक दूसरा पर्सन उसको बुलाना ही है, तो उस तरह का क्वेश्चन हो गया ये। तो ऐसे क्वेश्चन 11th-12th में होते थे। तो क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ही कैन अरेंज द पार्टी, इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना 11th-12th क्लास में। तो वैसे ही हो गया, इसको खोल के देख लो क्या होगा। सो n-2 चूज n-1। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इसको अगर खोलते हैं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सब खोलो इसको, है ना। तो एन ई खोलोगे, सो n-2 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, फिर कैपिटल n माइनस स्मॉल n, और -2 + 1, तो -1 हो जाएगा, देख लेना जी कैलकुलेशन, अपॉन सैंपल स्पेस। सो ये है n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, यही है। अब करो सिंप्लीफाई, सो सिंप्लीफाई करोगे, सो ये है ना, चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं। सो n-2 फैक्टोरियल एज इट इज, और यहाँ पे n-1, यहाँ n है, तो अभी रहने दो इसको, n-1 फैक्टोरियल और n-1। कैलकुलेशन भाई अपना चेक करना, कहीं गलती हो मुझसे तो बताना, ठीक है। इन 2 इसको तो बुला लेते हैं, सो n फैक्टोरियल n-n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, यही है। इसको और कैंसिल करो, तो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ n बचाएगा, ठीक। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, सो यहाँ n-n रहेगा, ठीक हो गया। अब इसको हमें यहाँ से इसको कैंसिल कराएंगे, सो n इंटू n-1 रहेगा, तो फाइनली बचा n कैपिटल n माइनस स्मॉल n कैपिटल n n-1, है ना। देखिए जी सही है, तो इस तरह कुछ ऑप्शन होगा, देखते हैं तो क्या है। 58 है ना, 58 में ये ऑप्शन है n कैपिटल n-n n है ना, तो ये बी ऑप्शन है 2 वाला, देख लो 2 है ना, मतलब 2 जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 59। तो 59 जो कह रहा है कि VBRK lambda are the standard parameters of the balanced incomplete block design, है ना, BIBD। Which of the following VBRK lambda can be parameters of, ये सिंपल मतलब प्रॉपर्टी है कोई, उस पर हो जाएगा, देखो। सो आपको कह रहा है कि BIBD का एक डिज़ाइन है जिसका स्टैंडर्ड जो पैरामीटर होता है VBRK लैम्बडा, तो पूछ रहा है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सोचो द फॉलोइंग कैन बी पैरामीटर्स ऑफ दिस, ऑप्शंस हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या, मैं सिर्फ नंबर्स लिखता हूँ, 44 33 9 12 3, तो आपको बस ये जानना इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। और ऐसे 4 ऑप्शंस है ना, 17 45 8 3 1, फिर आपके पास है 35 17 17 9 एंड डी 16 24 9 6 3, ठीक है। जरा ट्राई कीजिए। सो
क्या आएगा जी? तो सिंपल है ना, रिलेशन उससे आ जाएगा। तो आपको देखना है कि व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन देम, यही है ना। क्या है रिलेशन जी? तो जो इनके बीच रिलेशन होता है ना, इनमें से कौन सा पॉसिबल है, तो आपको पुट करके जस्ट आपने देख ही लिया, फोर्थ आएगा। सो इन अ बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन द पैरामीटर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या होता है ये? b इंटू के इज इक्वल टू वी इंटू आर, एक ये है। और दूसरा क्या कंडीशन है? लैम्बडा इंटू वी माइनस वन इज इक्वल टू आर इंटू के माइनस वन। देख लीजिए, ऐसा कुछ है, चेक कीजिए। ठीक है ना। तो फोर्थ आ जाएगा, इसको आप चेक करेंगे तो फोर्थ वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट देखिए, तो सिंपल कंडीशन है 60 जो है आपके पास। 60th क्वेश्चन इज कंसीडर एन mm1 क्यू। तो ये mm1 क्यू विथ अराइवल रेट लैम्बडा है, वही है ना। सो अराइवल रेट लैम्बडा एंड सर्विस रेट म्यू। ठीक है। सो अराइवल रेट लैम्बडा है, सर्विस रेट म्यू है, जहाँ पे बता रखा है कि म्यू इज़ मोर देन लैम्बडा। म्यू इज़ मोर देन लैम्बडा है ना, क्योंकि लैम्बडा बाई म्यू ये रो होता है विच इज लेस देन वन होगा। तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, है ना। सो ठीक है ना, मतलब जो सर्विस टाइम है वो ज़्यादा है अराइवल टाइम से, तभी स्टेबल होगा, वरना वो क्यू इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, मतलब अनबाउंडेड हो सकता है। तो ओवर टाइम, तो पूछ क्या रहा है ये? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर एक्सीटेड द सिस्टम बिफोर टाइम 5। सो मेनली MM1 मॉडल में पूछा जा रहा है आपसे, इसका है ना अराइवल रेट लैम्बडा है, सर्विस रेट म्यू है। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि नो कस्टमर एग्जिटेड द सिस्टम बिफोर टाइम 5। मतलब टाइम 5 तक एक भी कस्टमर एक्सिट नहीं किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, निकालिए। सो नो कस्टमर है ना एग्जिटेड द सिस्टम बिफोर टाइम 5, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता ना इंटर अराइवल टाइम एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, सर्विस टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक्सपोनेंशियल म्यू होगा। सो यू ट्राई।
कुछ समझ आ रहा है जी आप लोगों को? बताइए। आई थिंक ये कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि जैसे हम लिखे हैं अराइवल टाइम, जैसे ना, मतलब जो अराइवल प्रोसेस है ये पॉइसन प्रोसेस है विथ रेट 4, मतलब रेट लैम्बडा, एंड डिपार्चर जो सर्विस जो प्रोसेस है इज अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट मतलब म्यू। सो पॉइसन टी म्यू होगा, है ना। तो मैं ऐसा बोलूँ, अराइवल प्रोसेस को एटी बोलता हूँ। सो एटी इज पॉइसन लैम्बडा टी एंड डी टी इज क्या होगा, पॉइसन म्यू टी, ऐसा कुछ होगा। इसमें आंसर की में देखो क्या दे रखा है, आंसर क्या दे रखा है, को चेक कीजिए जरा। सो 60 ना। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर एक्सिटेड सिस्टम बिफोर 5। तो बिफोर 5 का मतलब है कि ये 5 है, ये 0 है। सो एक्सिट 0 है, मतलब पहला एक्सिट 5 मिनट के बाद होगा, ये मतलब है ना। डीटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड बाय टाइम टी, है ना। यही मतलब है डीटी का मतलब, अराइवल का मतलब वही, नंबर ऑफ अराइवल बाय टाइम टी, यही होगा। सो डीटी नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड बाय टाइम टी। तो ये कह रहा है कि पहले 5 मिनट में 0 कस्टमर सर्व, ये निकालना है ना, D5 बराबर 0। तो वैसे तो सिर्फ डी यूज करेंगे, लेकिन उस बीच में अराइवल भी तो हो रहा होगा, तो अराइवल क्या होगा, हाँ बीच में अराइवल भी तो हो रहा होगा, या तो अराइवल नहीं होगा, या क्योंकि वो अराइवल भी तो बीच में हो रहा होगा ना। अगर सिर्फ ये डिपार्चर मतलब प्योर डेथ प्रोसेस होता टाइप का, तो उस तरह से कुछ होता, लेकिन यहाँ पे तो अराइवल भी हो रहा है, अराइवल डिपार्चर। ऐसा कुछ रिजल्ट है आई थिंक, ये जो आएगा, है ना। वैसे अगर हम लिख देंगे तो dt जो है पॉइसन, वैसे तो सिर्फ ये, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, अराइवल को, ये चीज़ है। नो डिपार्चर है अकर्ड बाई टाइम टी, है ना। एक इंट्रोडक्शन टू क्वीइंग थ्योरी एक बुक है कूपर्स की, है ना, अगर उसमें देखेंगे तो क्या ये रिजल्ट है कुछ, कोलमोग्रोव फॉरवर्ड इक्वेशन अगर देखेंगे हम, ये एक रिजल्ट है कुछ इस तरह का, ये तो चलो ये तो आ जाएगा इससे। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी नो कस्टमर कंप्लीटेड सर्विस बिफोर टाइम टी, है ना। नो कस्टमर, ये एक थ्योरम है, कंप्लीटेड सर्विस बिफोर टाइम टी। तो ये जो आपका प्रोसेस बता रहा है फॉर्मूला इसका, कि म्यू ई की पावर ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, फिर लैम्बडा ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो ये कुछ एक रिजल्ट है, तो इसमें अगर हम टी को 5 रखेंगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो ये जो बुक है ना, एक इस बुक में आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, इंट्रोडक्शन टू क्विंग थ्योरी, है ना, क्विंग थ्योरी, क्यू यू यू ई ना, थ्योरी बाय ये जो कूपर्स है। सो इस बुक में आप देखेंगे ये एक रिजल्ट है कुछ इस तरह का, अब इसका प्रूफ देखना पड़ेगा कैसे आया, तो उस तरीके से हमें करना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ आएगा कि नो, है ना, नो कस्टमर कंप्लीटेड सर्विस बिफोर टाइम टी इज दिस। सो इसको अगर यूज करेंगे तो यहाँ हमारे केस में T5 है, तो हमारा आंसर होना चाहिए म्यू ई की पावर, मतलब यहाँ जो लिखेंगे अगर हम, म्यू ई की पावर -5 लैम्बडा माइनस लैम्बडा ई की पावर -5 म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा।
ऐसा कुछ, तो ये इससे कुछ आ जाएगा, देख लीजिए, आना चाहिए ऐसे कुछ, है ना। आंसर की में क्या है, देख लो, है ना, यही होना चाहिए। मे भी आप चेक करना कोई दूसरा अप्रोच है, मतलब प्रूफ करना मुझे लग रहा है थोड़ा लेंदी होगा। मतलब प्रूफ अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इसका प्रूफ आएगा, है ना, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा। मतलब आप देखो इस बुक में इसका पीडीएफ मिल जाएगा गूगल पे, ये फॉर्मूला देखो और इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। सो इसका प्रूफ चेक करो, उससे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, एनीवे तो आज हम स्टॉप करते हैं। आज भी हमने 2016 क्या, जून वाला दिसंबर वाला, दिसंबर वाला ना, जून वाला कल किया था। सो दिसंबर 2016 का पार्ट बी डिस्कस किया, यूनिट 4 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन 49 से क्वेश्चन 60, ठीक है। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन पीडीएफ है ना, देखो उसमें अगला पेपर जो है, अभी सीरियल वाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट पेपर जो होगा वही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, मे बी कल हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2017 वाला, ठीक है। यही इसका ये पार्ट, चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।